नमस्कार। लिविंग इन रिलेशन इन आई ऑफ लॉ, आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं क्योंकि आज के बदलते सामाजिक परिवेश में परिस्थितिवश दूर देश के रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, दहेज की मजबूरी, बढ़ती उम्र और संतान एवं यौन आकांक्षा, कानूनी बंधन, नातेदारी रिश्तेदारी के दायित्व का बोझ, स्वच्छंदता आदि ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्होंने वयस्क स्त्री पुरुषों के आपसी मित्रता में रहने व आपसी जैविक संबंधों को स्थापित करने का प्रचलन सृजित किया है, जिसे कहते हैं लिविंग इन रिलेशन। लिविंग इन रिलेशन कोई स्त्री पुरुष का साथ रहना कोई गलत बात नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा भी को एजुकेशन में होती है। दूर दूर तक की यात्रा हम करते हैं, तमाम महिला यात्री भी साथ रहते हैं और भी गांव मोहल्ले में तमाम कार्य ऐसे हैं जहां के हम साथ काम करते हैं। लेकिन सामाजिक मान्यता अभी तक लिविंग इन रिलेशन को कुछ नहीं मानती, यानी सोशल आई इसको नेग्लेक्ट करती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जहां पर हम सामाजिक रूप से उपेक्षित कर दिए गए हैं वहां भी हम रह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि हमारे जो कानूनी जो मूर्धन्य विद्वान लोग थे उन्होंने इस पर बहुत मंथन किया। आज उन सारे मंथन को हम बताएंगे कि इसको कानूनी मान्यता किस विस्तार तक दी गई है। समझने की बात यह है, ऐसी लिविंग जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे संबंध ऑनर किलिंग का या आपसी विद्वेष का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे संबंधों के लिए भरण पोषण, संतानों की वैधता, विधिक सुरक्षा आदि ऐसे गंभीर विषय हैं जिनकी विचारित करने की आवश्यकता है। स्त्री पुरुष बालिग होने की दशा में विलिंगली रहने वाली ऐसी लिविंग को अवैध नहीं माना गया है। यदि कोई स्त्री पुरुष बालिग हैं और वो अपनी इच्छा से एक साथ रहते हैं तो उसे भले ही सामाजिक मान्यता नहीं है, लेकिन कानून की दृष्टि में उसे गलत नहीं माना गया है। और कहा यह गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें पर्सनल लिबर्टी है, लिविंग लिबर्टी है और वो ऐसा कर सकते हैं। इस संबंध में ये कई हमारे रूलिंग्स हैं। अब इसमें एडल्ट मैन एंड वुमेन दो पार्ट होते हैं, यानी दोनों ही एडल्ट होने चाहिए, उनमें आपस में कंसेंट और विलिंगली होना चाहिए, उन दोनों में आपस में सहमति हो। कोई जोर जबरदस्ती, जबरन, अपहरण या इलीगल उसका रखना ये सब शामिल नहीं है इसमें कंसेंटिंग एंड विलिंगली ये दोनों बहुत जरूरी है। लिव्स एंड कोहिबिनेशन, कोहिबिनेशन कहते हैं सहवास को, यानी स्त्री पुरुष के संबंधों को। तो वो लोग जो ऐसे एडल्ट पर्सन्स हैं, एडल्ट वुमेन या मेन हैं, जो कंसेंटिंग पार्टी हैं, जो विलिंगली लिव्स इन कोहिबिनेशन में हैं और एक लॉन्ग टर्म तक हैं, उनके काफी लंबे समय से जो रह रहे हैं, वो क्रिएट प्रिजम्पशन, धारा 114 एविडेंस एक्ट में कहा गया कि वो ऐसे वैवाहिक संबंध जैसे उपधारणा का सृजन कर देते हैं। तो ये क्रिएट प्रिजम्पशन में जब आए तो इसमें इनको पावर मिल गया 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस मांगने का और डीवी एक्ट में प्रोटेक्शन मांगने का और लेजिटिमेट चाइल्ड, अगर इस कोहैबिनेशन में बीच में इन स्त्री पुरुष के बीच से कोई बच्चे ने जन्म ले लिया तो उसका क्या दोष है, इसलिए उसे लेजिटिमेट चाइल्ड कह दिया गया और उसको इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी के पावर्स दे दिए गए। और यह बात तय की गई पहली बार AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट 479 डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचईमल तथा तुलसा वर्सेस दुर्घटैया सुप्रीम कोर्ट 2008 में इन बातों को मान लिया गया कि चाइल्ड लेजिटिमेट है, उसको कोई अवैध नहीं माना गया और उसको इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी के पावर दे दिए गए। प्रोटेक्शन ऑफ डीवी एक्ट मान लिया गया ऐसे कपल को जो कि कोहैबिनेशन में रह रहे हैं, लिविंग इन रिलेशन में रह रहे हैं, तो उन्हें उस साझी गृहस्थी में, उस कमरे में जहां वो रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वहां पर अपने पति से प्रोटेक्शन है। घरेलू हिंसा उनके साथ नहीं की जा सकती है। और ऐसी अवस्था अगर आ गई कि कहीं अलग हो गए या वो अक्षम हो गई अपने को भरण पोषण करने में, तो मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में उसे प्राप्त करने का अधिकार है। ये AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 6497 चिनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुशवाहा के केस में कहा गया है। और इनको आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल लिविंग का मौलिक अधिकार दे दिया गया है।
अब ये चीज जो बदलता सामाजिक परिवेश है, उच्च शिक्षा और रोजगार है, दहेज की असमर्थता है, विवाह के दायित्व का बोझ है, बढ़ती उम्र है, संतान है, यौन इच्छा है, स्वच्छंदता है, सामाजिक सुरक्षा है, ये ऐसी चीजें हैं, इन पर अभी तक कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं बना कि ऐसे दूर समय तक, देर समय तक रहने वाले युगल को, कपल को हम स्त्री पुरुष यानी वैवाहिक संबंधों का मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये बात अभी तक आई नहीं है। ये साइटेशन जरूर आए हैं, लेकिन पहली बार उत्तराखंड में एक ऐसा उन्होंने उत्तराखंड नागरिक संहिता 2025 लागू किया, एक ऐसा कानून लागू किया जिसको हम सिविल कॉमन कोड 2025 ऑफ उत्तराखंड कह सकते हैं। इसके रूल 378 में यह कह दिया गया कि लिविंग इन रिलेशंस में रहने वाले लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रूल 378, और तभी वो लिविंग इन रिलेशन कर पाएंगे। अदरवाइज उत्तराखंड में लिविंग इन रिलेशन नहीं कर पाएंगे अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, उनकी फिर लिविंग इलीगल मान ली जाएगी। और रूल 381 में कहा गया कि ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करेगा उनके लिविंग को, उसकी क्या ड्यूटीज हैं वो उसमें बता दिया गया। ये स्पेशल मैरिज एक्ट में भी है, और ये कहीं भी ऐसा कह दिया गया कि उसका रजिस्ट्रेशन मैरिज का हो सकता है, और विशेष मैरिज एक्ट के तहत वो उसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन ये पहली बार लिविंग इन रिलेशन को उत्तराखंड ने अपने जो नागरिक संहिता बिल है उसमें मान्यता दे दी। और रूल 388 में ऐसे संबंधों से उत्पन्न चाइल्ड की वैलिडिटी और महिला का मेंटेनेंस भी वैलिड कर दिया गया। और 379 में बताया गया कि ऐसे बच्चे जो पैदा होंगे वो इनहेरिटेंस होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम भले ही उन्हें मान्यता ना दें सामाजिक दृष्टि से, लेकिन कानून उनका प्रोटेक्शन करता है, और अगर ऐसे लोग कंसेंट से विलिंगली आपस में रह रहे हैं तो उनमें कोई इलीगलिटी नहीं है। धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से देखा है। हम आभारी हैं आप सबके, क्योंकि हम आपके ही सहयोग से ऐसे चैनल लाते हैं। आपने इसे ध्यानपूर्वक देखा और सुना है, प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि आपको कानून से जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। थैंक यू, जय हिंद।